ठीक है। अच्छा जना साहब, कुछ तजियाकार और सियासतदानों का ख्याल है कि जी रियासत को कोई हक या इख्तियार नहीं कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल के कातिलों को माफ़ कर दे। इस पर आपने आई थिंक अभी भी कमेंट किया है। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि जी जो ये टीटीपी पाकिस्तान से मुज़ाकरात हैं और जंग बंदी वो मुल्की मुफाद में मौजूदा हालात में मुल्क में अमन के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी, आपका तजिया चाहूँगी। जी, पहले तो वो आपने मैंने पार्शल जवाब दे दिया। बिल्कुल ये बात सही है कि जी जी ये स्टेट को हक हासिल नहीं है कि उनके बिहाफ पे उनको माफ़ कर दे, लेकिन स्टेट ने तो माफ़ नहीं किया। जी, स्टेट ने तो उनको मार दिया, बिल्कुल उनको नहीं किया। लटका हाँ। दिया। सिर्फ ये बात बता, अब साधारण ऑपोजिशन तो वही कहेगी जो वो समझते हैं दुरुस्त है, लेकिन स्टेट ने उनको लटकाया भी है, उनको मारा भी है। आज भी स्टेट उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको छोड़ने का स्टेट का कोई इरादा नहीं है। तो लिहाजा राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उनके बिहाफ में हाँ ठीक है। अगर आप पूरी टीटीपी को इसका समझते हैं, जो कि एक तरीके से है भी क्योंकि एक पूरी तंजीम है, तो फिर ये सवाल उठता है जो दूसरा आपने उठाया कि क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। वो देखिए, उसमें मैं तो अपनी बात पर कभी जिद नहीं करता, कभी मुसर नहीं होता, लेकिन मैं अपना मंतिक पेश कर देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, आपके नाज़रीन देख लें। हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब कोई मुखासमत हो, जब कोई मुकाबला हो, जब कोई जंग हो, कि आप जीतने वाली साइड इस बात पे जिद करे कि नहीं मैंने तो आखिरी बंदा मारना है, मैंने तो कोई बातचीत नहीं करनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, IRA की बातचीत यूके वालों के साथ, अभी अमेरिकन आपके सामने इतने नुकसान उठाने के बाद बातचीत करके गए अफगान तालिबान के साथ। तो आखिरकार कभी ना कभी तो बातचीत करना होगी। तो बातचीत बताते खुद इतनी बुरी नहीं है। हाँ, कंडीशंस क्या है? पाकिस्तानी स्टेट की क्लियर कंडीशंस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, हथियार फेंकेंगे, और जिन्होंने बहुत घिनौने जुराइम किए हैं वो अदालती कार्रवाई को फेस करेंगे। इसके बाद फिर और क्या? फिर कहते हैं घुटने टेक दिए। घुटने किधर से टेक दिए भाई? एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए, अगर 10 लोग आपके साथ लड़ रहे हो तो 4 के साथ बात करना, बाकी 6 के साथ लड़ना आसान बना देता है। तो टॉकिंग एंड फाइटिंग इज अ गुड स्ट्रेटजी। मिलिट्री स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात जो अब सामने आई है, हुज्जत पूरी हो गई। देखिए, अफगान तालिबान ये चाह रहे थे कि चूंकि वो अपना इलाका उनको इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते और थोड़े बहुत उनकी आपस की एफिलिएशन जो है वो है, तो उन्होंने कहा जी कि आप इनके साथ बातचीत करें। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, और वो खुद भी चाह रहे थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बातचीत हुई, नाकाम होती है, कामयाब होती है, फिलहाल तो लग रहा है उसमें, क्योंकि वो दो सेक्शन है तो कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह देता है और कोई कुछ कह देता है, इसलिए पता नहीं चलता आवाम को। और चूंकि बातचीत जारी है इसलिए कोई हमें बताता भी नहीं कि असल बात है क्या। लेकिन एक हुज्जत पूरी होगी कि अफगान तालिबान जो चाह रहे थे वो हमने करके दिखा दिया, और उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। वो उनको वहां नहीं रहने देंगे, हम इनको इंशाल्लाह यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अपने आखिरी उसके मराइल की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारा भी कोई इसमें कसूर था? इस पर कोई बात नहीं कर रहा ज़फ़र इलाही साहब। ऐसा लगता है कि ये बस सब कुछ इंडिया की ही एक साजिश की वजह से हुआ है और हम तो सारे काम ठीक कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि ये कहना कि हमारी गलतियां नहीं थी। हमारी भी गलतियां थी और बड़ी गलतियां थी और काफ़ी गलतियां थी कि हमने हमारे बंगालियों भाई के साथ, उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं लिया, और जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं, वी शुड हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे उनको खुश करने के लिए, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। बल्कि उनको अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जो पैसे कमाए जा रहे थे उस वक्त जूट के सेल से, वो सब वेस्ट पाकिस्तान में खर्च ये कर रहे थे, लगा रहे थे, और उधर कुछ नहीं। और फिर मेरे ख़्याल में उनके हमारे जो मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स थे जो उधर गए थे और उधर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लगाई, उनका भी रवैया कुछ ऐसा था कि ऐसा लगता था कि ये सोच रहे थे कि कुछ सुपीरियर हैं ये लोग। ये सब चीज़ें तो सही, मगर
ये मैं कहूँगा आपसे कि ये जो साजिश थी अलग होने का, ये जो साजिश, ये नॉट एट ऑल कि ये सब पाकिस्तान का कसूर था, बिल्कुल नहीं। ये बंगालियों खुद और ख़ास तौर मुजीबुर रहमान, ताजुद्दीन और अवामी लीग। देखिए, अगर ये साजिश नहीं होती, पहले ये साजिश 1971 में तो नहीं हुआ ना, ये साजिश 1962 में हुआ, जब खुफिया तौर से मुजीबुर रहमान जाके इंदिरा गांधी को मिला। फिर 1966 में हुआ, फिर अगरतला का केस हुआ। हमने कुछ नहीं किया, हमारी इंटेलिजेंस किधर थी? हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा इनको, मगर उस वक्त की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं ली। क्यों नहीं ली? तो कहने की बात यह है कि उनका भी ये था ख्वाहिश। और देखिए, मैं कहता हूँ कि लोग कहते नहीं वो मेजॉरिटी में था, उसको गवर्नमेंट दे देते। भाई, वो ऐसा मेजॉरिटी था उसका कि एक सीट पाकिस्तान में उसका नहीं था, तो अब वो क्या करता? एक, क्या कामयाब होता? और दूसरी बात, वो तो कह रहा था या तो मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाओ या मैं बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बेसिकली उसका एटीट्यूड ये था, आई हैव नथिंग टू लूज। क्या सैक्रिफाइस किया उसने? हाँ, अगर पाकिस्तान बचाने के लिए एवरी सैक्रिफाइस, अगर वो उस कस्म का जोश और वलवला होता और भी सैक्रिफाइस करता। वो कहता ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोगों को फिक्र है, शक है, आओ मिलें, बात करें, ये करें, वो करें। कुछ नहीं, ये दो नहीं तो, ये दो नहीं तो फिर दैट वाज द रिजल्ट। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी सही है कि उसमें कुछ हमारा कसूर भी था, और अगर हम अपने मामलात अगर दुरुस्त रखते तो ये जो इंडिया की साजिश थी, शायद हो सकता है कुछ इसमें ताख़ीर हो जाती, वो जो मकामी आबादी है वो शायद उस प्रोपेगेंडे में ना आती। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया, और जो इंडियन साजिश थी वो फिर उसमें मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हुए। और जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट थी, हमसे वादा तो होता रहा कि वो आ रहा है बहरी बेड़ा और पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, बस आने वाला है और सब कुछ होने वाला है, बट नथिंग हैपेंड, और पाकिस्तान जो है वो फिर दो लख्त हो गया, वो फिर बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अब मैं जो स्टोरी है जिस पर मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप बात करें, हमेशा इस बात की गुंजाइश होती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे, दोबारा ना करे वो गलती। अभी जो इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हमारे रीजन के चल रहे हैं, पुतिन और जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके बीच में एक वीडियो समिट भी हुआ है, और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ऐलान किया है कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनमें वो बतौर ख़ास जाएंगे। फर्स्ट वो इंटरनेशनल लीडर हैं जिन्होंने ये कमिट किया कि वो जाएंगे चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये चाह रहे हैं कि चाइना आइसोलेट हो, और उन्होंने ऐलान भी किया है, यानी प्लेयर्स तो उनके जाएंगे लेकिन कोई पॉलिटिकल बंदा जो है वो विंटर ओलंपिक्स में शरीक नहीं होगा। एक बड़ी ये अचीवमेंट बताई जाए, एक बड़ी एक तब्दीली है। मैं सिर्फ वो जो एक लाइन है जो मैंने पहले भी सुनाई कि इसमें वो लिखा हुआ जो मैं पढ़ देता हूँ, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कमेंट फरमाएं। द टू लीडर्स डिस्कस्ड फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर to reduce their reliance on Western banks and their vulnerability to punitive measures from the West, and they floated a possible three-way summit with India, evidence of their broader geopolitical ambitions. इस पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, so what do you make out of it? What is going to happen? ये जो हो रहा है, ये इनिशिएटिव जो है, मेरे ख्याल में मूडी ने पूछा है पुतिन से कि आपकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है और हमारा बहुत बुरा है, तो कुछ करें। इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि वो चीन का मुकाबला कर नहीं सकता है, और चीन अभी बड़े एग्रेसिवली अपने आप को उनके बॉर्डर रीजन्स में बिल्डअप कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। और पुतिन ने रूस का अभी उसका जो 600 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर जो कमाया है इंडिया से, उस पर एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें।